कहानी एक हरे भरे बगीचे में शुरू होती है जहां कुलीन लोग एकत्रित हैं। और वहां धधकते लाल बालों वाली एक लड़की अपना परिचय वेरोना रोजेंटाइन के रूप में देती है। वेरोना ये सच्चाई बताती है कि वो एक काल्पनिक उपन्यास की घटनाओं के भीतर जी रही है। उपन्यास की कहानी पारंपरिक है, जिसमें एक संत जैसी नायिका को काले जादू की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वेरोना बताती हैं कि वो मुख्य पात्र नहीं है, बल्कि असली नायिका एक और सुनहरे बालों वाली लड़की है, जो अपनी शादी की पोशाक में मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वेरोना की भूमिका उपन्यास में नायिका की सबसे अच्छी दोस्त और एक साधारण गौण पात्र के रूप में उभरती है। दोनों के बीच पूर्ण सामंजस्य दिखाई देता है। कहानी की सभी घटनाओं की पूर्व जानकारी के कारण वेरोना ने बुराई को हराने के लिए नायिका और नायक के साथ मिलकर काम किया, जिससे उपन्यास का सुखद अंत हुआ, जो उनकी शादी के साथ समाप्त हुआ। उस सुखद अंत के बावजूद वेरोना अपनी यादों पर विचार करती है और स्वीकार करती है कि यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि कठिनाइयों के बावजूद उसे उस जीवन में संतोष और उपलब्धि का एहसास हुआ, जो शादी समारोह में उसकी खुशी भरी तालियों से स्पष्ट था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका जीवन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होना था। लेकिन कुछ रहस्यमय घटित हुआ जिसने उस अपेक्षित भाग्य को बदल दिया। अचानक उसने खुद को फिर से युवा पाया। दर्पण में अपनी परछाई को सदमे में देखते हुए उसे यकीन था कि वह पहले ही मर चुकी है, और वह उलझन में थी कि आखिर हो क्या रहा है। समय में वापस लौटने का कारण जाने बिना उसे वही जीवन दोबारा जीने के लिए विवश होना पड़ा। और अपनी मृत्यु के बाद आरंभिक बिंदु पर लौटने का विचार उसे असंभव लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर सदमे और निराशा के स्पष्ट निशान थे। वह अपनी स्थिति पर दुखी थी, क्योंकि उसने कहानी को ठीक उसी तरह समाप्त किया था जैसा उपन्यास में लिखा था। फिर भी वह एक बार फिर शुरुआत में लौट आई थी। अपनी परछाई को निहारते हुए वह सोचने लगी कि क्या उस कहानी का कोई और संभावित अंत हो सकता है जिसे उसने अपना अंतिम अध्याय मान लिया था। इस प्रकार उसके तीसरे जीवन की शुरुआत हुई, जिसमें उसने एक अलग राह अपनाई और नायिका के साथ निर्मम और क्रूर व्यवहार किया। लेकिन ये राह उसे एक विद्रोही के रूप में मृत्यु की ओर ही ले गई। अपने चौथे प्रयास में वह एक काले जादू के संगठन में शामिल हो गई, और उसका भाग्य मृत्यु था। अपने पांचवें जन्म में वह निराशा में डूब गई और पूरी तरह टूट गई, बिना कुछ उल्लेखनीय हासिल किए अकेले ही मर गई। मृत्यु और पुनर्जन्म का ये दुष्चक्र उसके छठे, 10वें और 17वें जन्मों में बार बार चलता रहा। प्रत्येक जन्म में उसे अलग अलग प्रकार के दुख और निराशा का सामना करना पड़ा। अब वह अपने 21वें जीवन में है और अपने दर्दनाक भाग्य की पुनरावृत्ति से थकावट और हताशा के लक्षण दिखा रही है। अपने बिस्तर पर बैठी, जीवन के अंतहीन चक्रों के बोझ तले दबी हुई, वह मन ही मन शाश्वत शांति की कामना करती है। अपनी घोर निराशा को दर्शाते हुए उसने मुक्ति की आशा में आत्महत्या कर ली। अचानक नौकरानी अंदर आई और उसे बताया कि खाने का समय हो गया है। जब नौकरानी ने दरवाजा खोला तो मालकिन को फांसी पर लटके देखकर उसे गहरा सदमा लगा और वह डर के मारे चीखने लगी। वेरोना को एहसास हुआ कि चाहे वह कोई भी फैसला ले या उसे किसी भी नतीजे का सामना करना पड़े, वह हमेशा शुरुआती बिंदु पर लौट आती है। इस प्रकार उसने निष्कर्ष निकाला कि स्वयं अपने हाथों से आत्महत्या करना भी समाधान नहीं था, और अपने 22वें जीवन में उसे लगा कि अब कोई भी बात उसे आश्चर्यचकित नहीं कर सकती। जब वह दर्पण के सामने सोच में डूबी हुई थी, तभी उसकी नौकरानी ने उसे फर्श पर गिरा हुआ पाया और चिंता से पूछा कि वह क्या कर रही है। वेरोना ने अपने अनुभवों की कड़वाहट से भरा एक गहरा उत्तर दिया और कहा कि वही ईश्वर से बातें कर रही है। नौकरानी ने मासूमियत से सुझाव दिया कि अगर उसकी यही इच्छा है तो वह मंदिर जाकर प्रार्थना करे। मंदिर का जिक्र सुनते ही उसके मन में कुछ हलचल मच गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस दिन वह लौटी थी वह कोई साधारण दिन नहीं था। उसे अचानक उस भयानक घटना की याद आ गई जो उसी दिन घटित होने वाली थी। डिमिनिक नाम का एक व्यक्ति एक नरसंहार करता है जिसमें वह सभी पुजारियों को मार डालता है। ये खलनायक डिमिनिक रोक्सालियर्न है, जिसका मंदिर के अनाथालय में शोषण हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उसने काले जादू की शक्ति प्राप्त कर ली और उसकी आत्मा चुरा ली गई। वेरोना अपने पिछले जन्मों को याद करती है और हर बार पुष्टि करती है कि डिमिनिक ही खलनायक था। चिंतन के एक क्षण में वह उस अपरिहार्य कारण के बारे में सोचने लगती है जो हमेशा उसे खलनायक बना देता है, और उसके मन में एक नया विचार आता है। वो उसे खलनायक बनने से पहले ही कैसे रोक सकती है। उसने स्वीकार किया कि यह एक ऐसा तरीका था जिसे उसने पहले कभी नहीं आजमाया था,
लेकिन इस बात को लेकर उसके मन में संदेह था कि क्या वह वास्तव में इस कदम से घटनाक्रम को बदल पाएगी। अपनी झिझक के बावजूद उसने मन बना लिया और कोशिश करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। बिना किसी झिझक के उसने अपनी दासी रोज को तुरंत एक गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया ताकि वे मंदिर के लिए रवाना हो सके, जो भाग्य बदलने की दिशा में उसका नया गंतव्य था। मंदिर पहुंचते ही वह ठीक समय पर अंदर चली गई और वहां उसे डिमिनिक मिला। उसे लगा कि इस समय उसका आना पूर्व नियोजित था। उसने उसकी जानी पहचानी परछाई और काले बाल देखे और समझ गई कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे एक बार देख लेने के बाद भुलाया नहीं जा सकता। उसने उसका सामना किया और उसने अपनी विशिष्ट लाल आंखें दिखाते हुए उससे उसकी पहचान के बारे में तीखे स्वर में पूछा। उसने शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह ऐसी व्यक्ति है जो उसे ऐसी जानकारी दे सकती है जो उसे अभी तक पता नहीं है, और यह भी बताया कि इस तरह की उनकी मुलाकात पहली बार हुई है, हालांकि वह उसे पहले से जानती थी। उसने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा, ये सोचते हुए कि उसे उसकी बातों पर विश्वास क्यों करना चाहिए, लेकिन उसके उदासीन जवाब से वह अप्रभावित रही। इसके बजाय उसने कहा कि उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अपेक्षित थी। वह जानती थी कि उसके पास एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसे ही पता है, और अगर वह उस अंगूठी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करती है तो कम से कम वह उसकी दिलचस्पी जगाने में कामयाब हो जाएगी। वास्तव में मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर वह उसका ध्यान आकर्षित करने की अपनी क्षमता को लेकर आश्वस्त लग रही थी। उसने सीधे उसके नाम से पुकारा और उसे बताया कि वह उसका रहस्य जानती है, जिससे वह बहुत हैरान हुआ कि वह उसका नाम और रहस्य दोनों एक साथ जानती है। गुस्से में आकर उसने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचते हुए उससे वह रहस्य बताने की मांग की जिसके बारे में वह बात कर रही थी। फिर उसने दबाव बढ़ाते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया और धमकी भरे लहजे में उसे तुरंत सब कुछ बताने का आदेश दिया। तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद उसने अपना संयम बनाए रखा और मुस्कुराते हुए उसकी अधीरता पर टिप्पणी की। फिर उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिससे उसका सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो गया कि वह शाही वंश से है। डिमिनिक ने उसकी बातों को उपहास और तिरस्कार के साथ सुना और इस दावे पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जबकि वेरोना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथ्यों को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश करना उचित समझा। जब उसने अपनी मां के साधारण होने का हवाला देकर उसकी बातों का खंडन करने की कोशिश की और पूछा कि क्या वह भविष्यवाणी करने का दावा करती है, तो उसने बताया कि उसने भविष्य देखा है। अपनी सत्यनिष्ठा साबित करने के लिए उसने उससे उसकी नीलमणि की अंगूठी के बारे में पूछा, जिससे वह बहुत हैरान हो गया। वह आश्चर्य से सोचने लगा कि उसे अंगूठी के बारे में कैसे पता चला, तो उसने बदले में उससे पूछा कि क्या अब उसे उस पर जरा भी विश्वास है। फिर उसने उसे समझाया कि उसकी मां से विरासत में मिली अंगूठी महज एक स्मृति चिन्ह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वस्तु थी जिसे केवल राजकुमारियों को ही रखने की अनुमति थी। उसने पूरी सच्चाई बताई कि उसकी मां राजकुमारी ओलिविया थी, जिन्होंने रोक्सला के ड्यूक से विवाह किया था। इस सच्चाई से डिमिनिक का मन क्षोभित हो गया और उसे सम्राट के वे शब्द याद आ गए कि वह अपने वंश को नहीं छोड़ेंगे। सम्राट द्वारा उसे त्याग दिए जाने के कारण वह पीड़ा से व्याकुल था। उसकी पीड़ा प्रचंड क्रोध में परिवर्तित हो गई और वह चिल्लाते हुए सोचने लगा कि सम्राट ने इस प्रकार उसका जीवन क्यों नष्ट कर दिया। वेरोना ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए उसे समझाया कि सम्राट को तो उसके अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं था। उसने बताया कि षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति ने सम्राट को धोखा दिया था और उसे ऐसी बातों पर विश्वास दिलाया था जो सच नहीं थीं। इस व्यक्ति की साजिश के कारण रोक्सला की रियासत रातों रात ढह गई और जलकर राख हो गई। डिमिनिक उस भयानक घटना से बाल बाल बच गया, लेकिन वह समाज से बहिष्कृत हो गया और अपनी लाल आंखों के कारण, जिन्हें लोग अपशगुन मानते थे, हर जगह उसका पीछा किया जाता था। भूख या ठंड से मौत का साया मंडरा रहा था। ऐसे में वह अपनी स्मृति चिन्ह के रूप में रखी अंगूठी को देखता रहता था और अपनी मां की उस इच्छा को याद करता रहता था कि वह उसे कभी न खोए, जिसके कारण उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे बेचा नहीं था। अपनी घोर निराशा के बीच एक पादरी ने उसे अनाथालय से रोटी और सूप दिया और सभी मनुष्यों से समान प्रेम करने वाले ईश्वर के नाम पर उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार डिमिनिक ने जीवनयापन के लिए मंदिर के अनाथालय में प्रवेश किया, लेकिन वहां भी खतरा मंडरा रहा था, जहां एक पादरी ने उस पर विश्वासघाती हमला किया। उस स्थान पर भी उसके साथ हुई हर घटना के पीछे के षड्यंत्रकारी के अनुयायियों ने उसके जीवन को खतरे में डाल दिया और उसे यातनाएं दी और जंजीरों में जकड़ दिया।
दुर्व्यवहार करने वाले पादरी ने लड़के की हठधर्मिता पर अपना क्रोध व्यक्त किया और स्वीकार किया कि उसकी मृत्यु को दुर्घटना जैसा दिखाने का उसका पिछला प्रयास विफल रहा था। इससे पहले कि उसका भेद खुल पाता, पादरी ने डिमिनिक की जान लेने का फैसला किया और उसे तुरंत मारने के लिए चाकू उठाया। ठीक उसी क्षण जब डिमिनिक घोर निराशा में डूब गया था और उसे लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, अप्रत्याशित घटना घटित हुई। उसका हाथ काटने के बाद उससे एक विशाल काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने अत्याचारी पुजारी को स्तब्ध कर दिया। इस तरह डिमिनिक के भीतर छिपी काली जादू की शक्तियां जागृत हो गईं। उसने पुजारी को मार डाला और साम्राज्य को रक्त के सागर में डुबोने के लिए निकल पड़ा, लेकिन समय रहते लौट आई वेरोना ने ठान लिया कि इस बार ये दुखद घटना नहीं दोहराई जाएगी और वह डिमिनिक के क्रोध को सही व्यक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास करेगी। उसने डिमिनिक को बताया कि उसका असली दुश्मन सम्राट या पुजारी नहीं थे जैसा कि वह सोचता था, बल्कि उसने उसे बताया कि उसके जीवन को तबाह करने वाले असली दुश्मन वर्तमान महारानी और उसके वफादार गुट थे। उसने उसे इसके पीछे का मकसद भी समझाया। महारानी अपने दुर्बल पुत्र के लिए चिंतित थी और उन्हें डर था कि डिमिनिक उनके भतीजे के रूप में सिंहासन पर आसीन हो जाएगा, क्योंकि वही साम्राज्य में शाही वंश का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी होगा। डिमिनिक को तब एहसास हुआ कि उसका जीवन इस तुच्छ कारण से बर्बाद हो गया है, लेकिन उसे अपने उद्देश्य और अपने लिए उपयुक्त शत्रु की स्पष्ट समझ मिल गई। अपने नवगठित क्रोध से प्रेरित होकर उसने उन सभी को तुरंत मार डालने की घोषणा की, लेकिन वेरोना ने उसे रोक दिया और चेतावनी दी कि इस तरह के लापरवाह व्यवहार से उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसने ये भी कहा कि उसका पहला कदम सम्राट से मिलना और ड्यूक के रूप में अपना खिताब वापस पाना होना चाहिए। डिमिनिक ने उसकी सलाह को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और बदला लेने की कोशिश में उसकी मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने जवाब दिया कि वो उससे उन्हें माफ करने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि वह सब कुछ वापस लेने के लिए कह रही है जो सही मायने में उसका है। उसके शब्दों ने उसे उलझन में डाल दिया, इसलिए वह सोचने लगा कि सब कुछ वापस लेने से उसका क्या मतलब है। उसने हमें जवाब दिया और समझाया कि वो उसके लिए हर उस अनमोल और महत्वपूर्ण चीज के समान थी जो उसने महारानी के कारण खो दी थी। वहीं डिमिनिक सोच में डूबा हुआ था, ये सोच रहा था कि यह अजनबी औरत उसकी मदद क्यों कर रही है और उसकी असली पहचान क्या है। फिर वह वेरोना के पास गया और उससे उसकी पहचान के बारे में तीखे लहजे में पूछा। वेरोना मुस्कुराए और अपना परिचय देते हुए बोली, वेरोना रोसेंटन, काउंट रोसेंटन की बेटी। डिमिनिक ने उसे घेर लिया और उपहासपूर्वक पूछा कि एक मामूली काउंट की बेटी को भविष्य देखने की क्षमता कैसे हो सकती है। उसने आगे कहा कि इस शक्ति का उपयोग विशेष रूप से उसे बचाने के लिए करना तरकीन था। वेरोना ने उसे बताया कि उसके इस कदम के पीछे का कारण यह विश्वास था कि वह भविष्य जिसमें वह जीवित रहे, उसके लिए भी सर्वोत्तम संभव परिणाम होगा। फिर उसने उसे आश्वस्त किया कि अंततः वह बस यही चाहती है कि हर कोई किसी न किसी तरह खुश रहे, चाहे वह उस पर विश्वास करे या न करे। उसने ईमानदारी से उससे कहा कि वो उसे बचाना चाहती है। डिमिनिक उसके शब्दों के गहरे अर्थ के बारे में सोचने लगा। जब प्रधान पुजारी और उनका सहायक पास आ रहे थे, तो वेरोना ने झट से डिमिनिक को छिपा लिया और उसे अपने पीछे आने को कहा। उसने डिमिनिक का हाथ पकड़ा और उसे नजरों से ओझल कर दिया। दोनों पुजारी उस स्थान पर पहुंचे जहां वे थे और उस व्यक्ति के गंतव्य के बारे में सोचने लगे जिसका उन्हें स्वागत करना था। युवा पुजारी उस स्थान के खालीपन से आश्चर्यचकित था और उसने दावा किया कि उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ था। लेकिन प्रधान पुजारी ने कहा कि यह महज एक भ्रम था। अपने विश्वास के बावजूद उसने कहा कि वहां छिपने के लिए कोई उपयुक्त स्थान था ही नहीं। इसी बीच वेरोना ने डिमिनिक को एक संकरे कोने में धकेल दिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। कुछ क्षणों के तनाव के बाद उसने सुनिश्चित किया कि पुजारी जा चुके हैं। जब वह जाने लगी तो वेरोना ने उसे अपनी बात न भूलने की याद दिलाई, लेकिन उसने उसे पुकारा और रुकने के लिए कहा। वेरोना ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे दे दिया। उसने बताया कि यह एक हार था जो उसे उसकी आत्मा के भ्रष्ट होने की हद दिखाएगा। फिर उसने उसे सलाह दी कि वह कम से कम लोगों को मारने की कोशिश करे और जब भी वो काला जादू करे तो अपनी स्थिति की जांच के लिए इस हार का इस्तेमाल करे। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे विदाई दी और कहा कि वो उससे बाद में मिलेगी। उसे जाते हुए देखकर उसने उसके द्वारा दिया गया हार थाम लिया और उसे वो पल याद आया जब उसने उससे कहा था कि वो उसे बचाना चाहती है, चाहे वह उस पर विश्वास करे या न करे।
डिमिनिक ने हार को कसकर पकड़ लिया और गहरी सोच में डूबा हुआ उसका नाम दोहराता रहा। काउंट रोसेंथल के घर पर वेरोना सोच रही थी कि क्या डिमिनिक ने उसकी बात पर विश्वास किया होगा, खासकर तब जब मंदिर से कोई खबर नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपनी बालकनी के बाहर एक आवाज सुनाई दी जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जब वह देखने के लिए बाहर गई तो उसने डिमिनिक को पास के एक पेड़ की शाखा पर बैठे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उसने आश्चर्य से पूछा कि वह ऐसी जगह पर क्यों है, और उसने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया कि वह सीधे सामने के द्वार से अंदर नहीं आ सकता। वेरोना ने माना कि उसका तर्क सही है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे पूछ पाती कि वह क्या चाहता है, वह अचानक उसके सामने से गायब हो गया। पल भर में बत्तियां बुझ गईं और उसने खुद को उसकी बाहों में पाया। वह अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया, साथ ही उसे सावधान रहने की चेतावनी भी दी। उसने उलझन में उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि वह दर्द में है। फिर उसे यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं और वह घायल है। बाद में अपने शयन कक्ष में वह उससे पूछ रही थी कि वह इस हालत में यहाँ क्यों है। उसने उसे बताया कि मंदिर से निकलते समय उसका पवित्र योद्धाओं से टकराव हो गया था, और उसने स्वीकार किया कि उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। फिर उसने उसे याद दिलाया कि उसने उससे किसी को न मारने के लिए कहा था। हालांकि जब उसने बताया कि यह मामला अलग है तो वह हैरान रह गया। वेरोना ने घाव को करीब से देखने के लिए उसकी कमीज के बटन खोल दिए, जिससे वह घबरा गया। वह गंभीर चोट देखकर भयभीत हो गई और सोचने लगी कि वह इतने बड़े घाव का इलाज कैसे नहीं करवा सकता, लेकिन उसने उसे आश्वासन दिया कि अगर खून बहना ठीक से रोक दिया जाए तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। जब उसने उसकी पीठ देखी तो वेरोना पुजारी की यातनाओं से बने गहरे घावों को देखकर स्तब्ध रह गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी पीड़ा उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। डिमिनिक ने ठंडे और उपहासपूर्ण लहजे में टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या उसे कम से कम शर्मिंदगी का दिखावा तो करना चाहिए। उसने जवाब दिया कि उसे शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह आधा नंगा है, लेकिन उसने उसकी हिम्मत और पीछे न हटने के साहस की प्रशंसा की। उसके लहजे में सहानुभूति झलकने लगी। उसने उसके दर्द की गहराई को व्यक्त किया और आश्चर्य जताया कि इतनी गंभीर चोट के बावजूद वह यहाँ क्यों आया। डिमिनिक ने उसे गलत फहमी न करने की चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि वह उसके लिए नहीं आया है। उसने उलझन में उससे पूछा कि फिर वह क्यों आया है, तो उसने बताया कि उसकी एक विनती है जिसे वह पूरा करवाना चाहता है। वेरोना को इस अनुरोध पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया कि मामला मुश्किल नहीं है। फिर उसने बस उससे अपने साथ रहने की अनुमति मांगी। आश्चर्य से वेरोना असमंजस में पड़ गई और उसने उससे पूछा कि वो विशेष रूप से यहीं क्यों रहना चाहता है। उसने उसे समझाया कि फिलहाल उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। फिर उसने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे याद दिलाया कि उसने उससे लोगों को न मारने और काला जादू न करने के लिए कहा था, और उसने उसकी बात मान ली थी, इसलिए उसकी विनती को एक साधारण प्रतिफल माना जा सकता है। उसने चालाकी भरे लहजे में कहा कि अगर वह उसे बेहतर भविष्य हासिल करने में मदद करना चाहती है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वेरोना ने संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, उसके असली इरादों के बारे में सोचते हुए, और सावधानी से उसका नाम दोहराया, लेकिन उसने उपहास भरे लहजे में जवाब दिया और पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। वेरोना ने इससे इनकार किया और अपनी उलझन को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने सोचा कि उसका यहाँ रहना शायद उसके हित में हो, क्योंकि उसकी निगरानी में रहने से उसे उस पर नज़र रखना आसान हो जाएगा, और उसकी योजनाओं के बारे में चिंतित होने के बावजूद उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वह अनिच्छा से उसके थोड़े समय के लिए रुकने पर राजी हो गई और उससे कहा कि वह जो चाहे करे, और चूंकि उसने उसकी मदद करने का वादा किया था, इसलिए वह ये जिम्मेदारी उठाएगी। जब उसने उससे उसके गंतव्य के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी किताब पूरी करने के लिए वापस जा रही है, जिसे उसने बीच में ही रोक दिया था। डिमिनिक ने टिप्पणी की कि वह पहली ऐसी व्यक्ति थी जिससे वह मिला था जो उसे अकेले किताब पढ़ने देना पसंद करती थी। वेरोना ने उसे जवाब दिया कि हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन वह अचानक उसके पास गया और सुझाव दिया कि वह किताब पढ़ने के बजाय उससे बात करे और अपने बारे में कुछ बताए। उसने उसे सीधे सादे शब्दों में बताया कि वह बस एक काउंट की बेटी है और उसका परिवार उतना शानदार नहीं है जितना वह उम्मीद कर सकता है। फिर उसने उसे अपनी भलाई के लिए सलाह दी कि वह उसके प्रति सतर्क रहे। डिमिनिक को वेरोना की बातें उबाऊ लगी और उसने वेरोना से किताब छीन ली।
वेरोना उसे निहारने लगी और सोचने लगी कि उसका चंचल स्वभाव बिल्लियों जैसा है। बाद में डिमिनिक किताब पढ़ता रहा और सोचता रहा कि वह कब तक पढ़ती रहेगी। तभी उसे पता चला कि वेरोना अपनी डेस्क पर ही सो गई है। उसने वेरोना के इस तरह सोने पर हैरानी जताई, तो उसने उसे उठाकर उसके बिस्तर पर लिटाया और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने लगा। उसने तय किया कि ठीक होने के बाद वह अपने लिए अस्थायी आवास और सूचना स्रोत जुटाएगा ताकि शाही परिवार के आंतरिक मामलों के बारे में और अधिक जान सके। फिर उसने अपनी योजनाओं में एक और बात जोड़ी, जो थी वेरोना के बारे में और अधिक जानना। इसी बीच वेरोना सपने देख रही थी और सपने में उसने खुद को एक सुंदर बगीचे में देखा और किसी की आवाज़ सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। सपने में वेरोना ने खुद को अपनी सहेली डेविन और हीरो एडन के सामने खड़ा पाया, जो उसकी उपस्थिति देखकर आश्चर्यचकित थे। एडन ने उसे बताया कि डेविन उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वेरोना ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो उनके साथ बिताए गए अनमोल पलों में खलल नहीं डालना चाहती थी। लेकिन एडन ने रूखेपन से जवाब दिया कि अगर वह आती ही नहीं तो बेहतर होता, जिससे डेविन ने उसे उसके अपमानजनक शब्दों के लिए फटकार लगाई। वेरोना अपने मन में जानती थी कि उनके भाग्य में दखल देकर उसने एक भयानक फैसला लिया है, क्योंकि वह जानती थी कि इस फैसले से उन्हें दुख होगा और शायद वे उससे नफरत भी करने लगें, लेकिन वह सब कुछ सहने को तैयार थी, बशर्ते अंत में वे खुश रहें। डेविन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या यह फैसला उसने वेरोना के भले के लिए लिया है, और वेरोना ने कहा कि जब तक उसकी दोस्त वेरोना खुश रहेगी, वह सब कुछ समझ जाएगी। डेविन ने सपने में वेरोना को आश्वस्त किया कि वेरोना चाहे जो भी फैसला ले, उनकी अटूट दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर वेरोना मुस्कुराई, उसे एहसास हुआ कि उसकी दोस्त डेविन कितनी प्यारी है। लेकिन अचानक एक आवाज ने उसे सपने से जगा दिया। उसने देखा कि डिमिनिक ठीक उसके ऊपर लेटा हुआ है और उससे उस नाम के बारे में पूछ रहा है जिसे वह नींद में बार बार पुकार रही थी। वेरोना जब उठी तो उसने उसे अपने बगल में बिस्तर पर पाया। जब उसने उलझन में उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुंची, जबकि उसे याद था कि वह एक किताब पढ़ रही थी, तो उसने बताया कि नींद आने पर वह उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया था। फिर वह वापस आया और उससे डेविन की पहचान के बारे में पूछा, जिसका नाम वह नींद में बुदबुदा रही थी। उसी क्षण वेरोना को डिमिनिक के भाग्य की सच्चाई याद आ गई, क्योंकि उसे पुनर्तः खलनायक बनाने वाला कारण कहानी के नायकों के साथ उसका संबंध था। वह नायिका डेविन के प्रति आसक्त हो गया था, इसलिए वेरोना को एहसास हुआ कि उसे उसके सामने डेविन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। उसने उसके सवाल को टालने की कोशिश की और कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त है जिसके बारे में उसे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने बताया कि सपने में उसके लिए रोना इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ एक दोस्त से कहीं बढ़कर है। वेरोना उसकी जिद पर गुस्सा हो गई और सोचने लगी कि वह बिना अनुमति के सोते समय उसका चेहरा क्यों देख रहा है। उसी क्षण नौकरानी की आवाज़ ने उनकी बातचीत को बाधित किया और पूछा कि क्या मालकिन जाग गई हैं। नौकरानी रोज दरवाजे के सामने खड़ी होकर मालकिन को फिर से पुकारने लगी, ये सोचकर हैरान थी कि जागने का समय हो जाने के बावजूद कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। उसके मन में चिंता बढ़ने लगी और उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और उसने धमकी दी कि अगर कोई जवाब नहीं मिला तो वह दरवाज़ा खोल देगी। वेरोना चीखते हुए उससे दरवाज़ा न खोलने की गुहार लगा रही थी, जबकि डिमिनिक उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़े हुए था। वेरोना ने उसका हाथ थाम लिया और उसे आश्वस्त किया कि वह चिंता न करे, फिर उसने उससे वादा किया कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगी। बाहर रोज की चिंता बढ़ गई और उसे लगा कि कहीं उसकी मालकिन को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इसलिए वह उसका नाम पुकारते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन वेरोना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने रोज को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रोज ने मदद की पेशकश की और दवा लाने को कहा, लेकिन वेरोना ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर आराम करने से वह ठीक हो जाएगी। रोज के जाते समय उसने देखा कि बालकनी का दरवाज़ा खुला है, इसलिए उसने वहां किसी चीज़ की मौजूदगी की ओर इशारा किया। वेरोना ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि उसने उसे केवल हवा आने जाने के लिए खोला था। फिर उसने रोज से कहा कि वह बाद में आए क्योंकि वह आराम करना चाहती थी, और धीरे से उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। उसने रोज को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया, जबकि रोज असमंजस की स्थिति में थी। नौकरानी के जाने के बाद वेरोना अकेली रह गई और चिंता में डूबी हुई सोच रही थी कि उसने जो नया रास्ता चुना है, उसमें उसके लिए क्या छिपा है। लेकिन डिमिनिक के बालकनी पर आने से उसकी चिंता दूर हो गई।
डिमिनिक ने व्यंग्यपूर्वक उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो अपने कमरे में एक अजनबी आदमी की मौजूदगी से चीख उठेगी, और कहा कि उसे अभी उस पर पूरा भरोसा नहीं है। फिर उसने उसे बताया कि अगर उसने कोई भी संदिग्ध हरकत की तो वो उसे और उसकी नौकरानी को जान से मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पर वेरोना ने उससे पूछा कि क्या वह काला जादू का इस्तेमाल करेगा। जब उसने उसकी बात की सच्चाई की पुष्टि कर दी, तो वेरोना ने उससे पूछा कि काला जादू का उस पर कोई असर क्यों नहीं होता, तो उसने बताया कि उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके विपरीत, हर बार जब वह अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसे लगता है कि वो और अधिक शक्तिशाली हो रहा है। तभी उसने हाल ही में उसकी काली जादू में असामान्य रुचि देखी। तीखे स्वर और तीखी निगाहों से उसने सोचा कि क्या उसके किसी करीबी की मृत्यु काली जादू के प्रयोग के कारण हुई है। उसकी तीखी निगाहों ने उसके अतीत की एक खूनी तस्वीर ताज़ा कर दी, लेकिन वेरोना ने उसके सामने अपना संयम बनाए रखा। फिर उसने अपना चेहरा उससे फेर लिया और बेपरवाही से कहा कि वह जो चाहे सोचे, और अगर उसे उस पर भरोसा नहीं है तो उसे मार डाले, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी इस निर्ममता ने वेरोना को क्रोधित कर दिया, इसलिए उसने वेरोना को पकड़ लिया और उससे पूछा कि वह अपने जीवन को इतना कम क्यों समझती है, या क्या वह सचमुच मृत्यु चाहती है। वेरोना ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो मृत्यु नहीं चाहती, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि इस जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। फिर वो उसके पास से गुजरते हुए बोली कि उस पर विश्वास करना या न करना उसका अपना मामला है, लेकिन उसे एक बात याद रखनी चाहिए कि वह कभी भी उसके भरोसे को नहीं तोड़ेगी, और जब भी वह उस पर शक करेगा वह बार बार यह साबित करेगी। फिर उसने अपना हाथ उसके सामने रखकर उसे आश्वस्त किया कि उसकी मदद करने के अपने निर्णय की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। डिमिनिक ने हल्की मुस्कान के साथ वेरोना से हाथ मिलाया और उसे अपना आधिकारिक सहयोगी घोषित कर दिया। इस गठबंधन के उपलक्ष्य में वेरोना ने उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का निर्णय लिया और बताया कि एक प्रतिभाशाली योद्धा जल्द ही प्रकट होगा और उसके मार्ग में बाधा बनेगा। डिमिनिक ने इस बात को हल्के में लिया और सोचा कि शायद ये सिर्फ एक योद्धा ही हो, लेकिन वेरोना ने उसे चेतावनी दी कि यह प्रतिद्वंद्वी उतना आसान नहीं है जितना वह सोचता है। उसने समझाया कि यद्यपि वह इस समय केवल एक प्रशिक्षु शूरवीर है, फिर भी उसमें अपार प्रतिभा छिपी हुई है। इसी कारण वो उसके लिए भी एक कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित होगा, और उसने उसे सलाह दी कि उससे न मिलना ही बेहतर होगा। इस पर डिमिनिक ने उससे कहा कि वो उसकी चेतावनी पर ध्यान देगा, और जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसने उससे उसके गंतव्य के बारे में पूछा। इसलिए उसने अपना लबादा उड़कर उसे जवाब दिया कि वह थोड़ी देर टहलने जा रहा है। जब वह लबादे में लोगों की भीड़ के बीच चल रहा था, तो वेरोना के शब्द और उसका वादा कि वो उसे धोखा नहीं देगी, उसके मन में गूंज रहे थे। उसने सोचा कि वह सचमुच एक विचित्र स्त्री है, क्योंकि वह धमकियों से नहीं डरती बल्कि पूरी निडरता से अपनी बात कहती है, और वह सोचने लगा कि क्या यही उसके प्रति उसके आकर्षण का कारण है या क्या वह सचमुच उसे चाहता है। लेकिन उसके लिए सबसे अजीब बात उसकी जान की परवाह न करना था, जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। अचानक उसके मन में उसकी आवाज़ साफ सुनाई दी, मैं मौत की कामना करती हूँ, डिमिनिक, जिससे वह स्तब्ध रह गया और हैरानी से उसका नाम पुकारने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो उसने सुना वो महज एक भ्रम था, लेकिन एक और रहस्यमय आवाज़ ने उसके कान में फुसफुसाया कि वह कुछ नहीं जानता। डिमिनिक सदमे और उलझन में चारों ओर देखने लगा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। फिर उसने वेरोना के महल की ओर देखा और उन रहस्यों के बारे में गहराई से सोचने लगा जो वेरोना उससे छिपा रही थी। कुछ दिनों बाद वेरोना महल में लौटी तो उसने डिमिनिक को वहीं पाया। उसने उसका स्वागत करते हुए देखा कि वह रोजाना टहलने जाता है। डिमिनिक ने जवाब दिया कि वह अपनी रियासत को वापस पाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में उसने पहले बात की थी, जिससे वेरोना को उसकी गंभीरता पर संदेह हुआ। जब वह जाने के लिए मुड़ रहा था तो उसके मन में फिर से वही शब्द गूंज उठे, मैं मृत्यु की कामना करता हूँ, डिमिनिक। उसने वेरोना से ठंडे लहजे में पूछा कि वह और क्या कर सकता है और कहा कि वह शाम तक लौट आएगा। फिर वह काले जादू की एक चमक के साथ गायब हो गया। वेरोना को ये सोचने के लिए छोड़ गया कि वह दिन भर बाहर क्या करता है, लेकिन उसने जल्द ही इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया, खुद को समझाते हुए कि उसे इस बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि वह क्या करता है और उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। जब वह बाहर जाने ही वाली थी, तभी उसकी नौकरानी रोज़ आकर उससे पूछने लगी कि क्या वह बाहर जाना चाहती है।
इस पर वेरोना ने उसे तुरंत एक गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया और उससे कहा कि वह इस बात को अपने पिता से छुपाए रखे। रोज इस अनुरोध पर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर वह किस मंजिल पर जा रही है जिसके लिए इतनी गोपनीयता जरूरी है। वेरोना उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या उसे अपने पिता की बहन के बारे में पता है। रोज द्वारा जानकारी होने की पुष्टि करने के बाद वेरोना ने उसे बताया कि वह अपनी चचेरी बहन की तलाश कर रही है, जिससे नौकरानी को गहरा सदमा और हैरानी हुई। रोज ने हिचकिचाते हुए बताया कि उसने अपने परिवार के विरोध के बावजूद काउंट की बहन की शादी एक आम आदमी से होने के बारे में सुना था, और उसने वेरोना को बताया कि वह जानती है कि उसकी चाची ने इसी वजह से काउंट का घर छोड़ दिया था। वेरोना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे सब कुछ पता है। फिर उसने उसे समझाया कि उसकी चाची के पति की असमय मृत्यु हो गई थी और अब उसकी चाची एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी एकमात्र इच्छा है कि कम से कम उनका बेटा परिवार में वापस आ जाए। लेकिन रोज उलझन में लग रही थी और इसके पीछे का कारण जानना चाहती थी, इसलिए वेरोना ने उसे चुप कराने के लिए अपने होठों पर उंगली रख दी। फिर उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह बहुत देर होने से पहले लौट आएगी और उससे फिर से अनुरोध किया कि तब तक इस बात को गुप्त रखे। वेरोना चली गई और रोज ने चिंता से उसकी ओर देखा, लेकिन अनिच्छा से मान गई। जब वह अपने लबादे में भेस बदलकर चल रही थी तो उसे लगा कि उसका चचेरा भाई शायद रईसों के इलाके के पास ही होगा और उसने सूचना संघ के जरिए उसका पता लगाने का फैसला किया। लेकिन अचानक एक युवा योद्धा उसके सामने प्रकट हुआ और उसे चेतावनी दी कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है। वेरोना डर के मारे खड़ी हो गई और उससे पूछने लगी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वह उलझन में लग रहा था और उसने उससे पूछा कि क्या वह उसे जानती है। वेरोना ने स्थिति को तुरंत सुधारा और कहा कि उससे गलती हो गई थी, जबकि वह सोच रही थी कि उसे इतनी जल्दी उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। दरअसल ये युवक लुई था, वही होनहार योद्धा जिसके बारे में उसने डिमिनिक को चेतावनी दी थी। वेरोना को एहसास हुआ कि डिमिनिक का सामना करने के लिए लुई सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी होता, लेकिन अब जब उसने डिमिनिक की मदद करने का फैसला कर लिया था तो उसे लुई का सामना करना मुश्किल लग रहा था। लुई ने फिर से चेतावनी दी कि यह इलाका खतरनाक है और उससे वापस लौटने को कहा, लेकिन उसने सुझाव दिया कि दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। हालांकि उसने इनकार कर दिया और उसके साथ मुख्य सड़क तक जाने की जिद की, जिसे वेरोना ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब उसने उसे तीखे शब्दों में कहा कि अगर उसे किसी महिला के साथ जाना है तो उसे कहीं और देखना चाहिए, जिससे वह अपनी जगह पर जम गया। उसके शब्दों की तीक्ष्णता और उसके लाल बालों के रंग से वह बुरी तरह प्रभावित हुआ। वेरोना ने उससे बचने की कोशिश की और जाने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने उसे फिर रोक लिया और उसके साथ उसकी मंजिल तक जाने का पक्का इरादा कर लिया। वेरोना को निराशा हुई, क्योंकि उसने जानबूझकर उससे सख्ती से बात की थी, फिर भी वह पीछे नहीं हटा और उसे आश्चर्य हुआ कि यह मुलाकात खास तौर पर इसी जगह क्यों हुई। उसी क्षण उसकी नज़र उसकी कमर से लटकी एक दवा की थैली पर पड़ी, जिस पर उसका नाम लुई खुदा हुआ था। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह यहाँ कुछ दवा खरीदने आया था। दवाइयों का थैला देखकर वेरोना को अचानक याद आया कि लुई की इकलौती कुलीन माँ एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। हालांकि वह जानती थी कि उपन्यास में बताए अनुसार माँ का अंत मृत्यु ही होगा, फिर भी उसे चिंता हुई कि अगर वह इसी तरह चलती रही तो वह भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाएगी। लुई ने वेरोना के विचारों को बीच में ही रोकते हुए स्पष्ट किया कि उसका कोई छिपा हुआ इरादा नहीं है और वह केवल वेरोना की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। वेरोना ने राहत की सांस ली और लुई के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह एक बच्चे से मिलने जा रही है और उसने लुई से उस बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा लेने का अनुरोध किया। लुई तुरंत और बिना किसी झिझक के सहमत हो गया और उसे आश्वासन दिया कि वह इस मामले को उस पर छोड़ देगा। वेरोना ने गौर किया कि हमेशा की तरह दूसरों की मदद करने के मामले में वह परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचता था। फिर उसने उसे बताया कि उनकी मंजिल नज़दीक ही है और उसने शांत भाव से जवाब दिया। उसने आगे चलने की पेशकश की क्योंकि वह जगह खतरनाक थी, लेकिन वेरोना ने व्यंग्यपूर्वक पूछा कि जब उसे उसकी मंजिल का पता ही नहीं है तो वह आगे कैसे चलेगा, जिससे वह शर्मिंदा हो गया। इस बीच डिमिनिक दूर से उन्हें देख रहा था और उन्हें उसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चल रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो लुई ने उससे उनके गंतव्य के बारे में पूछा और उसने बताया कि यह सूचना संघ है। उसने सोचा कि क्या यह उस बच्चे से संबंधित है जिससे वह मिलने वाली थी, और उसने हाँ में जवाब दिया
और समझाया कि अंदर मौजूद लोग उस बच्चे के ठिकाने के बारे में जानते हैं। अंदर प्रवेश करते ही एक व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और वेरोना की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने एक दुर्लभ अतिथि को देखा है। उसने आगे कहा कि यह वह जगह नहीं है जहां महिलाएं आमतौर पर आती जाती हैं, जिस पर वेरोना ने जवाब दिया कि उसकी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है। फिर उसने जोर देकर कहा कि शुल्क चुकाने पर यहाँ किसी भी चीज की जांच की जा सकती है, और उसने मेज पर एक सोने का सिक्का रख दिया। उस आदमी ने मान लिया कि वह बिल्कुल सही थी। वेरोना ने अपनी बात बताई कि एक कुलीन परिवार ने लाल बालों वाले एक लड़के को अपने पास आने से रोकने के लिए कई हटे कट्टे आदमियों को काम पर रखा था। उस आदमी ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि वह लड़का किसी से मिलने की जिद में हंगामा मचा रहा था। वेरोना ने उससे लड़के का ठिकाना बताने की मांग की, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि यह मुश्किल है क्योंकि ग्राहक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वेरोना ने निराशा में आह भरी और एक कीमती अलंकृत पिन निकालकर उसे दे दी। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या यह असली है, लेकिन वेरोना ने उसे याद दिलाया कि वह पहले से ही उसकी सामाजिक स्थिति जानता है, जिसका अर्थ है कि पिन असली है। उस आदमी ने हंसते हुए उसे एक मोटा मोटा नक्शा देने की बात मान ली और बताया कि लड़का फिलहाल एक सस्ते सराय में ठहरा हुआ है। उसने सुझाव दिया कि वह जल्द ही उससे मिलने जाए, कहीं ऐसा न हो कि उसे वहां से भी निकाल दिया जाए। नक्शा देते हुए वेरोना ने उम्मीद जताई कि जानकारी सही हो। उस आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके लिए गलत जानकारी देना नामुमकिन है और फिर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। लेकिन लुई ने झट से अपनी तलवार निकाली और उस आदमी की गर्दन पर रख दी। उसने ठंडे लहजे में उसे आदेश दिया कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वह अपना हाथ हटा ले और तुरंत माफ़ी मांगे। उस आदमी ने घबराकर हंसते हुए माफ़ी मांगी और लुई के वफादार साथी की तारीफ की, जबकि लुई उसे घूर रही थी। वेरोना ने बीच में दखल देते हुए लुई के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वह आदमी परेशानी के लायक नहीं है और उन्हें चले जाना चाहिए। लुई ने शर्म से लाल होते चेहरे को छुपाते हुए जवाब दिया कि वह समझ गया है। जाते समय उसने पूछा कि क्या वह जो कुछ हुआ उससे सचमुच ठीक है। उसने उससे कहा कि उसे बुरा लगा, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि लुई ने जोर देकर कहा कि उसे उससे औपचारिक रूप से माफ़ी मंगवानी चाहिए थी। लुई ने उसकी बातों से यह निष्कर्ष निकाला कि वह भी उस बेचारे लड़के की मदद करने आई थी, और पूछा कि क्या ये वही बच्चा है जिसकी रक्षा करने के लिए उसने उसे कहा था। वेरोना द्वारा लुई के अनुमान की पुष्टि करने के बाद लुई ने भी उसके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। वेरोना के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान आ गई और उसने लुई को गाड़ी में चलने के लिए आमंत्रित किया। लुई ने थोड़ी झिझक के साथ उसकी बात मान ली, लेकिन लुई अचानक रुक गया, जिससे वेरोना की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा कि वह क्यों रुका, लेकिन उसने तुरंत अपने मन में उमड़ रही उस अजीब सी भावना को ये सोचकर खारिज कर दिया कि यह महज एक भ्रम था। वेरोना ने उससे कहा कि वो उसे इस तरह डराए नहीं। फिर वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। डिमिनिक को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं था। वह छुपकर उन्हें देख रहा था और वेरोना के कार्यों के अर्थ को लेकर नाराज था और सोच रहा था कि उसने उसकी मौजूदगी पर ध्यान तक क्यों नहीं दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वेरोना के साथ बिताई गई वह रात वही पवित्र रात थी जिसका जिक्र वेरोना ने किया था। उसे वेरोना की वह चेतावनी याद आई कि यह रात उसके लिए भी एक कष्टदायक चुनौती साबित होगी, और बेहतर यही होगा कि वो उससे न मिले। उसकी उलझन और बढ़ गई जब उसने सोचा कि उसे उससे मिलने की इजाज़त क्यों है जबकि उसे नहीं। उन्हें साथ चलते देख उसके मन में आक्रोश की भावना जाग उठी। फिर उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसे यह रात अच्छी नहीं लग रही, शायद इसलिए कि वो मंदिर का एक योद्धा था और उसकी काली ऊर्जा उसके चारों ओर उमड़ने लगी। इसी बीच गाड़ी के अंदर लुई वेरोना और उसके लाल बालों को निहार रहा था, जो उसे जलती हुई लौ की तरह लग रहे थे। वेरोना ने उसकी तीव्र निगाहों को देखा और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। वह शर्मिंदा होकर नजरें हटाकर बोला कि कुछ नहीं। फिर उसने मंजिल के बारे में पूछा। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वे चेकपॉइंट की ओर जा रहे हैं और उससे अनुरोध किया कि वहां पहुंचने पर ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करे ताकि सब कुछ सुचारू रूप से हो सके। उसने लुई से कहा कि उसके जैसे अच्छे इंसान के साथ शायद ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उसने उसका नाम लिया तो वह चौंक गया और आश्चर्य से पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। वेरोना ने अपनी आंखों से उसकी कमर से लटकी दवाइयों की थैली की ओर इशारा करते हुए बताया कि उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। लुई ने आह भरी और वेरोना ने कहा कि वो मरीज को नहीं जानती, लेकिन उम्मीद करती है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा।
लुई ने वेरोना को उसके शब्दों के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने गौर किया कि उसकी बोलने का तरीका अनजाने में कम औपचारिक हो गया था। वेरोना को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने माफ़ी मांगी अगर इससे उसे कोई परेशानी हुई हो, लेकिन लुई ने उसे आश्वासन दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह उससे आराम से बात कर सकती है। वेरोना ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, ये सोचते हुए कि उसे अपनी आदतों के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए। उनके आगमन पर उसने लुई के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की, लेकिन लुई ने स्वीकार किया कि उसने कुलीन शिष्टाचार का केवल सैद्धांतिक अध्ययन किया था। वेरोना ने उसे सलाह दी कि वह जब भी किसी कुलीन व्यक्ति से मिले तो उसी तरह व्यवहार करे, और यदि कोई उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करे तो उसे बताए। उसने धूर्त मुस्कान के साथ कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाले रईसों से निपटना उसका शौक है, और फिर उसे आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जब वे एक गली से गुजर रहे थे, वेरोना ने बताया कि जिस जगह की वे तलाश कर रहे थे वह नक्शे पर तो थी, लेकिन सुनसान लग रही थी। अचानक लुई अपनी जगह पर जम गया जब उसने 3 आदमियों को किसी को पीटते हुए देखा। वेरोना को एहसास हुआ कि जिसकी पिटाई हो रही थी वह उसका चचेरा भाई था, जिसकी मदद के लिए उसने लुई से गुहार लगाई थी। हमलावरों में से एक उस लड़के का मजाक उड़ा रहा था, उसे याद दिला रहा था कि उसने उसे इधर उधर भटकने से मना किया था और पूछ रहा था कि क्या वह खुद को मूर्ख समझता है। फिर वह गुस्से से उसके चेहरे पर चिल्लाया, पूछा कि क्या वह सुन रहा है, और एक जोरदार घूंसा मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। लेकिन इससे पहले कि उसकी मुट्ठी लड़के तक पहुंच पाती, एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया और वहीं रोक दिया। हाथ का मालिक लुई था, जिसने उसे रुकने का आदेश दिया। हमलावर गुस्से से मुड़कर उसकी पहचान पूछने लगा, जिस पर लुई ने जवाब में पूछा कि लड़के ने क्या अपराध किया है। हमलावर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसका अपराध एक रईस को परेशान करना था, और उसे चेतावनी दी कि अगर वह चोट नहीं खाना चाहता तो चुपचाप चले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन लुई ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उस आदमी की बांह को जोर से मरोड़ दिया, जिससे वह असहनीय दर्द से चीख उठा। वेरोना उसे विस्मय से देखती रही, उसे एहसास हुआ कि वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक निर्दयी था, और उसे लगा कि उसमें अकेले ही पूरे साम्राज्य के योद्धाओं का सामना करने की शक्ति है। उसी क्षण उसके मन में एक चिंताजनक विचार आया। यदि उसने लुई को डोमिनिक से मिलने दिया तो संभवतः वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनमें से एक की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उसने चिंता से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को यकीन दिलाया कि वो उन्हें कभी मिलने नहीं देगी। हालांकि उसने डोमिनिक को चेतावनी दे दी थी, लेकिन मामला अब और भी पेचीदा हो गया था। फिर उसने मन ही मन सोचा कि इस बीच डोमिनिक क्या कर रहा होगा। उसी क्षण हमलावर ने लुई को धमकाते हुए चिल्लाकर पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह अपने कृत्य से बच जाएगा। लेकिन लुई ने शांत भाव से उत्तर दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई गलती करता है तो उसे उचित जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। फिर उसने उस आदमी को चेतावनी दी जिसकी बांह उसने तोड़ी थी कि वह दोबारा ऐसा करने की कोशिश न करे। दोनों आदमी कुछ नहीं कर सके सिवाय इसके कि वे कसम खाएं कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर वे भाग गए। वेरोना लुई के पास आए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि जैसा कि उम्मीद थी, वह किसी भी समय आधिकारिक नाइट बन सकता है। लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि उसने उसे रुकने के लिए कहा था। उसने जवाब दिया कि इस बार उसकी बारी है, और वह डरे हुए लड़के की ओर बढ़ी, जो अपना बचाव करते हुए बार बार कह रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है। वेरोना ने उसे उसके नाम जूलियन से पुकारा, जिससे वह चौंक गया और सोचने लगा कि वेरोना को उसका नाम कैसे पता चला। तो उसने अपनी पहचान जूलियन को बताई और कहा कि वो उसकी चचेरी बहन वेरोना रोसेंटन है। लेकिन जूलियन ने उसे शक की निगाह से देखा और पूछा कि क्या वो उसे रोसेंटन परिवार के नाम के लालच से बचने की चेतावनी देने आई है। वेरोना मुस्कुराई और इससे इनकार कर दिया। फिर उसने चौंकाने वाली बात बताते हुए कहा कि वो उसे काउंट के परिवार का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, जिससे जूलियन पूरी तरह से सदमे में आ गया। उसने उलझन में उससे पूछा कि वो क्या कह रही है, तो उसने समझाया कि उसका मतलब है कि वो उसे काउंट रोसेंटन बना देगी। लेकिन वह अपनी हैरानी में ही डूबा रहा और उसने फिर से पूछा कि इसका असल मतलब क्या है। वेरोना ने अपना लहजा थोड़ा मजाकिया कर लिया और उसे हल्के से डांटते हुए कहा कि वो उससे बड़ी है और अपने बड़े चचेरे भाई से इस तरह बात करने पर सवाल उठाया।
जब उसने उससे पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, तो उसने जवाब दिया कि यह बहुत आसान है। उसे पारिवारिक अभिलेखों में दर्ज कराना था और उसे उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। जूलियन ने आपत्ति जताई और सोचा कि उसने उसे ही क्यों चुना, जबकि स्वयं काउंट ने उसे बेदखल करने की कोशिश की थी। तो उसने उससे कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि वह रोसेंटन वंश का है। फिर उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसे अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया और महल चलने का न्योता दिया। जूलियन ने झिझकते हुए उसका हाथ थामा और पूछा कि क्या वह बदले में उससे कुछ चाहती है। उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह चाहती है कि बुढ़ापे में वो उसकी देखभाल करे, जिससे जूलियन उलझन और हैरानी में पड़ गया। रुमाल से उसका चेहरा पोंछते हुए उसने कहा कि बाकी रईसों की तरह उसे भी राजनीतिक विवाह से नफरत है। जूलियन उसकी बात समझ गया और उसने निष्कर्ष निकाला कि वह उसे उत्तराधिकारी इसलिए बना रही है क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह यही कह रही थी और उसे बस यही उम्मीद थी कि वह भी बदले में ऐसा ही करेगा। फिर वह मुस्कुराए और उससे पूछा कि क्या ये सौदा बुरा है और क्या वह उसके साथ चलेगा। जूलियन शर्म से लाल हो गया और उसने हाँ कर दी, लेकिन वह इस बात को लेकर परेशान था कि उसे अरेंज्ड मैरिज से इतनी नफरत क्यों है। लेकिन जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह अचंभित होकर जमीन पर गिर पड़ी। गिरने से पहले ही लुई ने उसे झट से पकड़ लिया और घबराकर पूछा कि क्या वह ठीक है। वेरोना ने जवाब दिया कि उसे अरेंज्ड मैरिज से नफरत इसलिए है क्योंकि उम्मीदवारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका चेहरा उसकी पसंद के आसपास भी हो। ये सुनकर लुई सदमे में और जूलियन असमंजस में पड़ गया। लुई ने शर्माते हुए कहा कि उसका मजाक थोड़ा कठोर था और उन्हें पता नहीं था कि डोमिनिक दूर से उन्हें गंभीर भाव से देख रहा था। बाद में, जब वेरोना जूलियन के साथ जा रही थी, तो उसने उससे उसकी मां की तबीयत के बारे में पूछा क्योंकि उसने सुना था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। जूलियन ने उसे दुख से बताया कि उसकी मां का देहांत हो गया है और यही कारण है कि वह कैपिटल आया है। वेरोना को अपने मन में एहसास हो गया था कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। तभी जूलियन ने उससे सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी कि वह अपने पिता काउंट को उसे स्वीकार करने के लिए कैसे मनाएगी। वेरोना ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि चिंता न करें, क्योंकि उसने इस मामले को सुलझाने के कुछ तरीके पहले ही सोच लिए थे, लेकिन उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसे खुद अपने पिता को मनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। फिर भी, अपने अंतहीन रूप से दोहराए जा रहे जीवन के बीच, उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था कि निरंतर प्रयास करने से अंततः सफलता मिलती है। यदि एक तरीका कारगर नहीं होता, तो वह दूसरा अपनाती, और यदि वह भी विफल हो जाता, तो वह कोई और तरीका खोज लेती। उसने निश्चय किया कि उसे यह सोचना बंद करना होगा कि उसकी मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। अचानक, डोमिनिक के शब्द उसके मन में आ गए, जिसमें उसने पूछा था कि क्या वह सचमुच मृत्यु चाहती है, और वह सोचने लगी कि ये शब्द ठीक उसी क्षण उसके दिमाग में क्यों आए। उसने इस विचार को झटक दिया और फैसला किया कि उसे जल्दी वापस जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि काली बिल्ली, यानी डोमिनिक, शायद पहले से ही घर पर उसका इंतजार कर रहा होगा। वेरोना लुई और जूलियन की ओर मुड़ी और उनसे एक पल रुकने को कहा, जिससे लुई की जिज्ञासा बढ़ गई। फिर उसने उन्हें उसका पीछा न करने का आदेश दिया और कहा कि वह ज्यादा दूर नहीं जाएगी। वो कुछ कदम चलकर पास की एक गली में गई, जहां उसने देखा कि डोमिनिक उसका इंतजार कर रहा है। उसने ठंडे लहजे में उससे पूछा कि क्या वह आदमी उसका राज है, तो उसने बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा था और उसने उसकी पहचान जरूर सुन ली होगी, और इस बात की पुष्टि की कि लुई से उसकी मुलाकात आज ही हुई है। डोमिनिक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि एक दूसरे को नाम से पुकारने लगे हैं। वेरोना ने उसे समझाया कि लुई वही पवित्र योद्धा है जिसके बारे में उसने उसे बताया था और भविष्य के लिए उससे अच्छे संबंध बनाना बुरा नहीं होगा, लेकिन डोमिनिक ने तीखे स्वर में सवाल किया कि क्या वास्तव में उससे इतना करीब आना जरूरी है। उसने आगे कहा कि अगर वह उतना ही प्रभावशाली पवित्र योद्धा होता जितना वेरोना दावा करती है, तो उसे सूचना संघ के उस बदमाश की बाहें काट देनी चाहिए थी जिसने उसे छूने की हिम्मत की थी।
तब वेरोना को एहसास हुआ कि उसने सब कुछ देख लिया है। डिमिनिक ने उसे फटकारा और कहा कि उसे अपनी योजना के बारे में उसे बताना चाहिए था, क्योंकि वही वह व्यक्ति था जिससे उसे सहयोग करना था और जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करती थी। वेरोना मुस्कुराए और उससे पूछा कि क्या उसे इस बात की चिंता है कि वो मंदिर के साथ गठबंधन करके उसे धोखा दे सकती है। उसने उसे आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा और सुझाव दिया कि वे इस मामले पर बाद में शांतिपूर्वक बात करें, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका नाम लेकर उसे केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। लुई अचानक प्रकट हुआ और उसने डिमिनिक को सख्ती से उसका हाथ छोड़ने का आदेश दिया। दोनों पुरुषों के बीच तनाव बढ़ गया और वेरोना ने उनके बीच खड़े होकर महसूस किया कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एक पल में लुई ने डिमिनिक के चेहरे पर अपनी तलवार खींच ली, जिससे वो टकराव शुरू हो गया जिसका उसे डर था। डिमिनिक ने लुई की धमकी को उपहासपूर्वक अनदेखा कर दिया, ये सोचते हुए कि क्या उसे लगता है कि एक साधारण पवित्र योद्धा उसे डरा सकता है। लेकिन वेरोना ने स्थिति को शांत करने के लिए दृढ़ता से हस्तक्षेप किया, डिमिनिक को लड़ाई शुरू न करने का आदेश दिया और लुई से अपनी तलवार म्यान में रखने को कहा। लुई ने दृश्य में एक संदिग्ध व्यक्ति को एक कुलीन महिला को जबरदस्ती पकड़े हुए देखा, जिसने उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। डिमिनिक ने तिरस्कार भरे लहजे में लुई से कहा कि यह उसका मामला नहीं है और उसे चले जाना चाहिए। फिर उसने व्यंग्यपूर्वक पूछा कि वह उस तलवार से क्या करेगा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब लुई ने डिमिनिक को पीछे न हटने पर उसकी गर्दन काटने की धमकी दी, जिससे डिमिनिक को अपने प्रतिद्वंद्वी की गंभीरता का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि क्या वह सचमुच उससे लड़ना चाहता है। दोनों व्यक्तियों के हठ पर निराशा से व्याकुल वेरोना को अत्यधिक गुस्सा आया। अचानक और बेपरवाह होकर वेरोना ने नंगे हाथों से तलवार की धार पकड़ ली, जिससे डिमिनिक और लुई दोनों को जोर का झटका लगा और लुई चीख पड़ा, जिससे वेरोना को खतरे की चेतावनी मिली। फिर उसने उन्हें डांटते हुए समझाया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे उसकी बात सुने बिना लड़ रहे थे और वो उन्हें दिखाना चाहती थी कि अगर वे अपना झगड़ा जारी रखते हैं तो असल में किसे नुकसान होगा। लुई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि वह एक पल के लिए अपने कर्तव्य को भूल गया था। वेरोना ने घोषणा की कि वह महल लौट जाएगी, लेकिन डिमिनिक ने उससे तीखे लहजे में पूछा कि क्या वह अंत तक उस लड़के को ही प्राथमिकता देती रहेगी। वेरोना ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उसे अत्यावश्यक काम है, क्योंकि उस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता उन दोनों को अलग करना था और वह डिमिनिक को बाद में इस मामले के बारे में समझाएगी। फिर उसने कहा कि डिमिनिक को भी कुछ काम निपटाने हैं और सुझाव दिया कि दोनों अपना अपना काम खत्म करने के बाद फिर से बात करें। डिमिनिक को वेरोना की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। जब वे गाड़ी में चढ़ रहे थे, लुई ने वेरोना से पूछा कि क्या वह आदमी उसका परिचित था। वेरोना ने जवाब दिया कि वो परिचित तो था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं था। लुई ने वेरोना को सलाह दी कि वो उसे डिमिनिक से दूर रखे और यह स्वीकार किया कि उसे उसके बारे में कुछ बुरा महसूस हो रहा था। वेरोना मुस्कुराए और उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर लुई थोड़ा और लचीला होता तो वो उसे समझा सकती थी कि डिमिनिक उतना बुरा नहीं है जितना वह सोचता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लुई ने अपने सभी जन्मों में न्याय को सर्वोपरि माना है। जब उसे पता चला कि लुई का सिद्धांत अटल है कि जो भी गलती करता है उसे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो उसके संदेह पुष्ट हो गए और उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे मनाना असंभव है। महल पहुंचने पर उसने लुई से समय बर्बाद करने के लिए क्षमा मांगी और उसे वापस आने को कहा, लेकिन साथ ही उसे बाद में महल में आने का निमंत्रण भी दिया और वादा किया कि वह उसे उसके पास मौजूद दवा से बेहतर दवा देगी। लुई उसके इस प्रस्ताव से थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया कि यह रिश्वत नहीं, बल्कि एक कठिन परिस्थिति में हस्तक्षेप और मदद के लिए इनाम है। लुई ने ईमानदारी से वेरोना से कहा कि वह एक दयालु इंसान है। वेरोना को आश्चर्य हुआ कि क्या इस अचानक प्रशंसा का कारण बेहतर दवा का उसका वादा था, लेकिन लुई ने उससे कहा कि वो उससे कुछ भी उम्मीद न करे, क्योंकि उसने वही किया जो उसे सही लगा। फिर उसने वेरोना से पूछा कि क्या उसे इस बात की चिंता है कि अंत में उसके और उस आदमी के बीच क्या होगा।
वेरोना उसके सवाल से घबरा गई, लेकिन लुई ने समझाया कि उसे उससे कुछ भी उम्मीद नहीं है और उसने केवल तथ्य बताए हैं। वेरोना शर्मिंदा महसूस कर रही थी और स्थिति को टालने की कोशिश करते हुए बोली कि उसका मतलब यह नहीं था। लुई मुस्कुराया और उससे कहा कि वो उसके विचारों को अपने मानकों से नहीं परख सकता, जिससे वेरोना हैरान रह गई, क्योंकि उसे लुई जैसे सीधे सादे व्यक्ति से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। लुई ने दोबारा मिलने की इच्छा जताई, लेकिन वेरोना ने कहा कि शायद वे दोबारा नहीं मिलेंगे। उसने लुई के चेहरे पर निराशा देखी और उसने जवाब दिया कि वह समझ गया। वेरोना ने अपना विचार बदल दिया और उसे एक चुनौती दी कि अगर वह राजधानी का सर्वश्रेष्ठ शूरवीर बन जाए और सब उसकी चर्चा करने लगे, तो शायद उसे जिज्ञासा हो और वह उससे मिलने आए। लुई उत्साह से भर गया और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का वादा किया, लेकिन वेरोना ने मजाक में उसे चेतावनी दी कि अगर उसने और अधिक मेहनत की, तो दूसरे लोग मर सकते हैं, इसलिए वह संयम बरतने के लिए सहमत हो गया।